जय हिंद। हम लोग सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज हम लोग करेंगे सेट 5। अच्छा, सेट 5 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो नंबर 1 में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक यानी कि भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। यानी कि बोल रहा है कि इसमें से कौन सा मूल अधिकार है जो केवल क्या है कि भारतीय नागरिकों के लिए, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यानी जो दूसरा देश के नागरिक है उनको प्राप्त नहीं है, मतलब जो दूसरे देश से यहाँ भारत में आकर रह रहा है उनको प्राप्त नहीं है। तो अच्छा, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार। अच्छा, ये भी है। अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, अच्छा ये भी है। अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार, ये भी है। अच्छा, इसमें जो है सभी है, तो क्या हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में यानी कि निम्न कथन पर विचार करें। क्या बोल रहा है? निम्न कथन पर विचार करने के लिए बोल रहा है। अच्छा चलिए देखते हैं निम्न कथन पर क्या विचार करने के लिए बोल रहा है। अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, यानी कि बोल रहा है इसमें। अच्छा, इसको भी आई कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है इसमें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष तक होता है। सही बात है, 4 वर्ष तक क्या होता है? ये होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना बोल रहा है? 4 वर्ष तक होता है। क्या होता है? 4 वर्ष तक होता है। ये क्या है? सही बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। सही बात है। अगर हम राज्यसभा के लिए कम से कम कितना वर्ष? 35 वर्ष। अगर 35 वर्ष नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यानी कि चुनाव लड़ने के लिए कौन सा? राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष, यानी कि 35 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का राज्यसभा अस्थाई सदन, क्या बोल रहा है? अस्थाई सदन है, लेकिन इसके लिए एक चौथाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद युक्त होता है। यानी कि अस्थाई सदन है, अब बोल रहा है 1/4 चौथाई, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, ऑप्शन में दिया केवल 1, केवल बी, केवल 1 और 2, केवल डी। तो इसमें ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, को उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अच्छा, यहाँ जो था क्वेश्चन, यहाँ से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जैसे राज्यसभा सदस्य के लिए पूछ देगा कि कम से कम कितना वर्ष की आयु से मतलब चुनाव लड़ सकता है, तो 35 वर्ष। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष के लिए होता है, तो 4 वर्ष के लिए। ये सब क्या कीजिएगा? याद रखिएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है धन विधेयक। क्या बोल रहा है? धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? यानी कि वो कितने दिनों तक रोक सकती है? तो वो 14 दिन तक रोक सकती है। कितना दिन तक? 14 दिन तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने का पत्र होगा जब हुआ। अब जब हुआ में देखेंगे क्या बोल रहा है। अच्छा, जब हुआ में बोल रहा है भारत राज्य क्षेत्रों में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण क्या हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिकता रहा हो। चलिए इसका सही आंसर। अच्छा, और देखते हैं, और बोल रहा है इसमें उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। देखिए ये सही, जरूरी नहीं कि उसकी आयु कम से कम कितना हो? 35 वर्ष हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी कि केवल ए बहुत सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए, यानी कि कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 माह के अंदर। कितना हो जाएगा? 2 माह के अंदर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? अच्छा, कब लाया गया अविश्वास प्रस्ताव? इसका सही आंसर हो जाएगा कब लाया था? 1963 ईस्वी। कब लाया था? 1963 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्या बोल रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37। कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
चेलेया समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? अच्छा, चेलेया समिति का बोला नहीं, चेलेया समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कब हो जाएगा? 1991। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन, क्या बोल रहा है? कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है, यानी कि कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। चलिए इसका अच्छा इसको इम्पोर्टेंट कर देंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है इस तरह का क्वेश्चन, कौन सा क्रांति से या तो फसल से कृषि से क्वेश्चन आता है। तो इसमें बोला निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि भूरी क्रांति। क्या हो जाएगा? भूरी क्रांति। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक धन जो आसानी से विदेश से आता है, यानी कि जो बाहर से आता है, दूसरे देश से आता है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला भी जाता है। अच्छा, आया और चला भी गया, तो इस प्रकार से जाने को क्या कहा जाता है? यानी कि विदेश से आया और फिर क्या हुआ? चला गया। इसको हम लोग बोलते हैं हॉट मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉट मनी। देखिए, एक हार्ड मनी होता है, एक सॉफ्ट मनी होता है, एक चिप मनी होता है, लेकिन जो आता है दूसरे देश से चला जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हॉट मनी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने का उचित और प्रासंगिक मूल्य, अच्छा FRP इसको भी बोलते हैं, अनुमोदित करता है। कौन करता है अनुमोदित इसको? तो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। कौन करता है? आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में आएगा। चलिए इसमें बोल रहा है असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? देखिए बोल रहा है शामिल नहीं है। अच्छा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर में बोल रहा है सरकारी पदों का त्याग। अच्छा, असहयोग आंदोलन के बारे में बोल रहा है, तो सरकारी पदों का त्याग ये है, यानी कि ये। अच्छा, गलत को हम चुनेंगे, ये क्या मेरा सही है। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है विदेशी माल का बहिष्कार करना। विदेशी माल का बिल्कुल बहिष्कार कर सकते हैं, ये गलत नहीं है क्योंकि कुछ दिन पहले ही चाइना का कुछ सामान क्या हो रहा था? बहिष्कार हो रहा था। अच्छा, चलिए सी नंबर में देखते हैं अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार। अच्छा, कुछ निर्णय गलत निकाल देगा तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे, भी सही है। सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये नहीं है क्योंकि सरकारी वाहन हो गया, जैसे रेलगाड़ी हो गया, सरकारी बस मिलता है, कुछ कुछ सुविधा मिलता है, तो उसको हम लोग बहिष्कार नहीं कर सकते क्योंकि उसमें क्या होता है? जनता का प्रॉफिट होता है। इसमें इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इसको भी इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे। ये भी क्वेश्चन क्या होता है कई बार एग्जामों में पूछा है, बिहार पुलिस, जहाँ तक कि बिहार SI का भी एग्जाम में पूछा है। चलिए तो इसका नेक्स्ट ये बोल रहा है इसमें दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? यानी कि जो दांडी मार्च हुई थी उनका जो समाप्ति है वो कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को, यानी कि ये समाप्त हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का गांधी, यानी कि गांधी के जीवन काल में जो, अच्छा गांधी जी जो थे उनके जीवन काल में कौन कौन घटना हुई थी कालक्रम में सही नहीं, यानी कि एक तो सही नहीं, बाकी बात सब क्या सही है। देखिए इसको इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन सकता है। अब चलिए हम बताते हैं, जैसे चौरा चोरी घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922, सही है। तब इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा कि चौरा चोरी घटना कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, तो ये क्या है? सही है। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अच्छा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से 4 हुए, लेकिन एक गलत है उसको हम लोग सही करके बता देंगे। चौरा चोरी घटना कब हुआ था? एग्जाम में आता है 5 फरवरी 1922 को, सही है। अच्छा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 को हुआ था, ये भी सही है। अब एग्जाम में पूछ देगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? मार देंगे 7 सितंबर 1931 को। चलिए दूसरा देखते हैं पुनः समझौता, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुनः समझौता कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ये भी सही है। क्या पुनः समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो यहाँ ऑप्शन में दिया है 23 मार्च 1942, जो कि गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए ये क्या है? गलत है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ठीक कर लेंगे क्योंकि हम लोग को याद करना है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942। क्या हो जाएगा? 8 अगस्त 1942, यानी कि 8 अगस्त 1942 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे, इसको भी क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर, कहाँ बोल रहा है? सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था?
अच्छा, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में ही स्वतंत्र भारत के अस्थाई सरकार का गठन कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1943। क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर 1943। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट नहीं, देखिए इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको याद करके जाना, एग्जाम में आएगा तो आएगा। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? अच्छा, जो सती प्रथा का उन्मूलन, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1829 के नियम यानी 17 के द्वारा। कब हुआ था? 1829 17 के नियम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? ये जो था हम लोग का वहाबियों का जो विद्रोह था उसको कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड एलिगन प्रथम। क्या हो जाएगा? लॉर्ड एलिगन प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष निम्न में से किस राजवंश, अच्छा राजवंश में शामिल नहीं था बोल रहा है, शामिल है ये नहीं बोल रहा है, शामिल नहीं था। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर यानी कि पल्लव देखिए त्रिपक्षीय में शामिल था, त्रिपक्षीय जो संघर्ष था उनमें शामिल था। और ये राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट भी क्या था? शामिल था। अच्छा, पल्लव शामिल नहीं था, ये क्या था? शामिल नहीं था। अच्छा, प्रतिहार था, ये भी शामिल था। पूरा के शामिल नहीं थे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये शामिल नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे, ये वाला हम अगले वीडियो यानी कि सेट 4 में क्या कहते हैं इसको डिटेल में बताए थे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो बोल रहा है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, देखिए एक सिंधु घाटी सभ्यता था, उसके अंतर्गत शवों को दफनाने का मतलब होता है जो लाश यानी कि इंसान जो मर जाता है उसी को शवों बोला जाता है। तो शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इनमें शवों के सिर किस दिशा में रखे थे? यानी कि जो शव हमको दफनाने के लिए मिला था उनका जो सिर मतलब होता है माथा कौन सा दिशा में था? अच्छा देखिए इसका जो माथा था, माथा कौन सा दिशा में होता है? तो इसका जो माथा था यानी कि माथा था उत्तर की ओर था। क्या था? माथा उत्तर की ओर था। और जो उसका पैर था वो दक्षिण की ओर था, यानी कि माथा उत्तर, देखिए उससे ऊपर होता है। जब भी हम लोग डायरेक्शन में बनाएंगे तो उससे ऊपर, तो ऊपर से याद रखेंगे माथा ऊपर रहता है, तो इसलिए ये क्या था? उत्तर की ओर थी। उससे उत्तर होता है कि जब भी हम लोग किताब में दिशा को दर्शाते हैं तो ऊपर में क्या देते हैं? उत्तर लिखते हैं, तो इसलिए ऊपर में माथा। तो माथा कहाँ था? सिंधु घाटी सभ्यता में माथा कहाँ था? उत्तर की ओर था। उसका पैर कहाँ था? दक्षिण की ओर था। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता में 2 प्रकार की प्रथा मिला था, एक जलाने के, एक दफनाने का। तो क्वेश्चन आएगा कि जलाने की प्रथा कहाँ से मिला था? तो जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो से मिला था। और जो दफनाने की प्रथा कहाँ से मिला था? हड़प्पा से। याद रहेगा, जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो और दफनाने की प्रथा हड़प्पा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछता है। तो किस बौद्धि यानी कि किस बौद्ध संगीति, अच्छा जो बौद्ध संगीति हुआ था हम लोग का कितना हुआ था? 4 गो हुआ था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी बौद्ध संगीति को 2 संप्रदाय में विभाजन हुआ था। यानी कि जब बौद्ध संगीति, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गया था तो जो बौद्ध धर्म था उनको क्या था? दो संप्रदायों में बांट दिया था। अच्छा, 2 संप्रदाय कौन था? एक मेरा हीनयान था। क्या था? हीनयान। थोड़ा इसको हम डिटेल में क्या करते हैं बताते हैं। तो एक जो मेरा बौद्ध संगीति था क्या था? अच्छा, बौद्ध संगीति को यानी कि बौद्ध संगीति को यानी कि बौद्ध धर्म को दो संप्रदाय में विभक्त कर दिया था। वो कौन था? एक था हीनयान। क्या था? हीनयान। और दूसरा जो मेरा था वो महायान था। क्या था? महायान। अच्छा, ये कब हुआ था? ये चतुर्थी बौद्ध सम्मेलन में हुआ था। कब हुआ था? चतुर्थी, यानी कि इसका अवशेष कहाँ? यहाँ पे विभाजन जो हुआ था 2 संप्रदायों में, कब हुआ था? वो चतुर्थी में हुआ था। यानी कि चतुर्थी जो बौद्ध संगीति हुआ था उसी में ये 2 धर्मों का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। चलिए यहाँ से थोड़ा सा समझते हैं। तो प्रथम जो था यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति, ये प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 में हुआ था। कब हुआ था? 483 में राजगिरी में हुआ था। अध्यक्ष था महाकश्यप। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। चलिए हम यहाँ से करते हैं, पेज में लिखते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 BC में हुआ था। 483 BC याद रखेंगे। अच्छा, इस जो स्थान था राजगिरी, कहाँ हुआ था? ये राजगिरी में हुआ था। याद रहेगा, राजगिरी में हुआ था। अच्छा, अध्यक्ष था महाकश्यप। क्या था? महाकश्यप। और जो शासनकाल, देखिए शासनकाल पूछता है तो अजातशत्रु, किसका था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अच्छा, दूसरी जो था द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति हम लोग का हुआ था
383 BC, याद रहेगा, एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 383 BC ये कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। अच्छा, अध्यक्ष जो था इसका कौन था? सवाकामी था, याद रहेगा, सवाकामी था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है यानी कि शासनकाल पूछेगा तो काला से कौन था? काला शोक। काला शोक के शासनकाल में द्वितीय हुआ था। प्रथम अजात शत्रु, देखिए अजात शत्रु बहुत बार पूछता है, तो अजात शत्रु प्रथम कब? 463 यानी कि 483, और द्वितीय जो था काला शेख यानी कि 383। देखिए 100 साल के बाद हुआ था, एकदम सीधे 100 साल, क्योंकि बीसी मतलब उल्टा पहले चलता था, तो 483 बाद सीधा 383, यानी कि पहला हुआ था 483 में, दूसरा कब हुआ था? 383। बीसी का मतलब था ईसा पूर्व, यानी कि उल्टा चलता था। चलिए तृतीय हम लोग देख लेते हैं। तो तृतीय जो था, तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति 255 में हुआ था। कब हुआ था? 255 में। ये पटना में हुआ था, यानी कि पाटलिपुत्रा। उस समय पटना का नाम क्या था? पाटलिपुत्रा था। अच्छा, ये अध्यक्ष जो था तो मखमल पुत्र था। कौन था? मखमल पुत्र, यानी कि मखमल नहीं, मोखली पुत्र। क्या होगा? मोखली पुत्र था, सॉरी मोखली पुत्र के। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के। किसके? अशोक के। यहाँ से याद रखिएगा। और चतुर्थी जो अभी पढ़ रहे थे, चतुर्थी जो हुआ था वो भी, चतुर्थी जो हुआ था ये हुआ था 10 यानी कि 100 बोल सकते हैं, 102 AD यानी कि ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी के बाद हुआ था। ये कुंडलवन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये कुंडलवन में, ये कुंडलवन में हुआ था। अच्छा, अध्यक्ष था विश्वामित्र या अब अश्वघोष के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? वसुमित्र या अश्वघोष, वसुमित्र या अश्वघोष के साथी में हुआ था, अध्यक्ष में हुआ था। अच्छा, जो इसका शासनकाल था वो कनिष्क था। क्या था? कनिष्क में हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये भी क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर काबेल्य की प्राप्त हुआ? अच्छा, महावीर स्वामी को हुआ था और गौतम बुद्ध को हुआ था, दोनों को रखेंगे। तो यहाँ पूछ रहा कि महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी को जो हुआ था वो त्रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। कौन सा नदी के तट पर? त्रिजुपालिका। गौतम बुद्ध जो है वो निरंजना नदी, याद रहेगा, निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध, और त्रिजुपालिका नदी पर हुआ था महावीर स्वामी का। चलिए इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये क्या बोल रहा है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में कौन है? जो आजीवक संप्रदाय है उनका संस्थापक कौन थे? तो अभी हम बोल रहे थे मखली पुत्र। कौन है? मखली पुत्र, याद रहेगा, मखली पुत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस मुगल शासक के शासन काल को स्थाप कला का यानी कि स्वर्णिम काल कहा जाता है? स्वर्णिम काल कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मुगल काल में मोहित शिव कौन थे? अच्छा, जो मुगल काल थे, मुगल काल में मुहत शिव, क्या बोल रहा है? मुहत शिव कौन था? तो मुहत शिव जो था वो कौन थे? यानी कि मुहत शिव थे आचारण अधिकारी थे। क्या थे? आचारण अधिकारी। चलिए इसको इंपॉर्टेंट करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? अच्छा, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैन्य विभाग। किससे संबंधित है? सैन्य विभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वासवन यानी कि वासावन दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अकबर के। ये अकबर के क्या थे? चित्रकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक बार देखिए, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा परमाणु विद्युत गृह यानी कि जो परमाणु विद्युत घर है वो इधर है, एक तरफ पूछा है कि राजनीतिक स्टेट, कौन सा स्टेट में क्या है? तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ऑप्शन को देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को पहले क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। तो ऑप्शन हम लोग का है, अच्छा यहाँ बोल रहा है कि सुमेलित नहीं है, मतलब क्या हुआ इसमें से 3 ऑप्शन सही होगा, 1 गलत होगा। नरोरा, उसके बाद कुन्नन कुलन, अच्छा 1 नंबर में नरोरा लिखा हुआ है, 2 नंबर में कुन्नन कुलन लिखा हुआ है, 3 नंबर में काका रापारा और 4था नंबर में है तारापुर। तो चलिए देखते हैं। तो नरोरा जो है वो नहीं उत्तर प्रदेश में, ये क्या है, सही है। अच्छा कुन्नन कुलन जो है वो कर्नाटक, ये इसका क्या हो जाएगा, गलत, ये कर्नाटक में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा
काकरापारा जो है वो गुजरात में, ये क्या है, सही है। और तारापुर भी महाराष्ट्र में, ये भी क्या है, सही है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यानी कि 38वीं समांतर रेखा किन दो 38वीं यानी कि 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम। याद रहेगा, उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। अच्छा, अच्छा ईंधन का गुण नहीं, इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो अच्छे ईंधन का बोल रहा है कि गुण नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। नंबर बोल रहा है ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, यानी कि ईंधन का जो है उसका ऊष्मीय मान है वो क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। सही बात है, उसका क्या होता है, उच्च होता है। चलिए बी नंबर बोल रहा है जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैस का उत्सर्जन होना चाहिए। नहीं, क्योंकि वो क्या होगा, हानिकारक गैस का उत्सर्जन होगा तो वो जहरीला रूप बन जाएगा। जहरीला रूप से जीव जंतु क्या होगा, प्रभावित होगा, जिसके कारण से वो उन सब मौत का भी शिकार बन सकते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अच्छा, डी सी भी देख लेते हैं। ईंधन का प्रज्वलन ताप ना तो कम होना चाहिए ना ही ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, ये भी क्या है, सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ना तो ज़्यादा हानिकारक नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इस सूची 1 सूची 2 में क्या करना है, मिलान करना चाहिए। इसको इंपॉर्टेंट करें क्योंकि फिजिक्स क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ए नंबर विटामिन B7 बोल दिया है, बी नंबर दिया विटामिन B12, सी में दिया विटामिन ई और डी में दिया विटामिन के। इधर बोल रहा है परनासे और रक्त होना, दूसरा नंबर बोल रहा है रक्त का थक्का यानी कि जमने, बालों का झड़ना और बांझपन उत्पन्न होना। तो चलिए देखते हैं बांझपन और ये बालों का झड़ना किस में कौन मिला थे, मतलब सही है, मिलाते हैं। तो विटामिन बी कितना है, 7 है। अच्छा, विटामिन B7 है, यहाँ पर विटामिन B12, विटामिन ई है, विटामिन के है। इसको हम लोग को क्या करना है, सही से मिलाना कि कौन सा आंसर, किसका आंसर कौन होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि विटामिन कितना है, B7 है। विटामिन B7 जो है वो क्या हो जाएगा, विटामिन B7 से होता है, विटामिन B7 से बाल झड़ता है। क्या होता है, विटामिन B7 के कमी से बाल झड़ता है। चलिए, और उसके बाद बोल रहा है विटामिन B12। अच्छा, विटामिन B12 से कि पर्णाशय और रक्त होता है। क्या होता है, पर्णाशय और रक्त का होना। चलिए, विटामिन ई के कमी से, ये तो सबको याद होगा, क्या होगा, विटामिन ई के कमी से क्या होता है, बांझपन उत्पन्न होता है, बांझपन उत्पन्न होता है। और ये तो सबको जानते हैं विटामिन के से क्या होता है, रक्त थक्का जमता है, यानी कि रक्त क्या होता है, थक्का जमता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। एक का 3 है, बी का 1 है और सी का 4 है और डी का 2 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई। अच्छा, इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे क्योंकि ये फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो तारों की मध्य दूरी जो है, यानी कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई, तो इसका इकाई क्या हो जाएगा, तारा का जो मध्य दूरी होता है उसको ज्ञात करने की इकाई जो है गैलेक्टिक इकाई, इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, गैलेक्टिक इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुष की तुलना में महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि पुरुष की तुलना, क्या बोल रहा है, पुरुषों की तुलना महिलाओं में बहुत कम होती है, सॉरी कम बोल रहा है। तो कौन सा रोग है जो कि पुरुष में ज़्यादा होता है, महिला में कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णधात। क्या होता है, वर्णधात, ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा पुरुष में होता है, महिला में बहुत कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। अच्छा, बायोलॉजी का क्वेश्चन से ये इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त, देखिए हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसकी वाहन करता है, यानी कि वाहन सप्लाई करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये क्या करता है, यानी कि रक्त को, ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह के कारण से वाहन क्या होता है, प्रवाह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। यानी कि बोल रहा है बिना तापमान के बदलाव में परिवर्तन होने के आवश्यक ऊष्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त ऊष्मा। क्या होता है इसका सही आंसर, गुप्त ऊष्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं है। अच्छा, न्यूक्लिक अम्ल बोल रहा है नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि जीवदर में क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। देखिए अच्छा स्रोत नहीं बोल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, मछली का तेल में क्या होता है, विटामिन ए पाया जाता है और अच्छा भी है। पालक क्या है, पालक में तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, पालक, ये भी सही है। अच्छा,
इसमें जंतुओं की आकृति एवं गुर्दे इसमें नहीं होता था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग इंपॉर्टेंट करेंगे, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है सूची 1 सूची 2 को मिलान करने के लिए, क्या बोल रहा है? सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने के लिए। तो ए नंबर में प्रतिरोध है, बी नंबर में विद्युत धारा है, सी नंबर में बल है और डी नंबर में पावर है। इधर एम्पियर, न्यूटन, वाट, ओम। इसको क्या करना है हम लोग को? मिलाना है। तो मिलाना है, चलिए मिलाते हैं। तब प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध किसका मापक होता है? ये ओम का हो जाएगा। उसके बाद विद्युत प्रवाह, क्या लिखा हुआ है? विद्युत प्रवाह। तब विद्युत प्रवाह है एम्पियर, देखिए विद्युत प्रवाह एम्पियर। अब बल का न्यूटन, बल का न्यूटन क्या हो जाएगा? बल का न्यूटन। अब पावर का वाट। अच्छा, अब शक्ति भी कह सकते हैं, शक्ति भी बोलते हैं, पावर का मतलब हुआ शक्ति। तो देख लेते हैं, 1 का 4, 1 का 4 इसमें आ रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करेंगे, धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? यानी कि धातु में सबसे कम घनत्व वाला लिथियम होता है। क्या होता है? लिथियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? यानी कि कथन सही बोल रहा है। तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचेदार गुण होते हैं, बिल्कुल सही। तो अच्छा, पहला ही हम लोग का क्या होगा? सही। तो बाकी बात ये सब क्या होगा? गलत होगा, नहीं कि ये सब नहीं पाया जाता होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है किस तत्व का रासायनिक गुण इनमें से कौन तय करता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे। यानी कि किस तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। अच्छा, 41 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है देव प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? यानी कि देव प्रयाग जो है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और अलकनंदा, यही दोनों नदियों पर क्या क्या है? इसका संगम है। अलकनंदा और मंदाकिनी सब पर नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरता है? इसको देखिए इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच बोल रहा है गुजरता है? तो बीचों बीच गुजरता है मध्य प्रदेश। किससे गुजरता है? मध्य प्रदेश। अच्छा, इसको इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि यहाँ से याद रखिएगा कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है। कितना राज्य से? 8 राज्य से। याद रखिएगा कौन कौन आता है? तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। चलिए ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक इसको याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। मी से हो गया मिजोरम, ती से हो गया त्रिपुरा, पो से हो गया इधर पश्चिम बंगाल। अच्छा, गो से गुजरात, गो से क्या हो जाएगा? गुजरात। अच्छा, मो से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। तो इसको याद रखना है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सीधा इसी तरह पूछेगा कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 8 राज्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो निम्नलिखित में से कहाँ यानी कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि सुमेलित नहीं है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये क्या है? सही है, यानी कि बांधव जो है ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 2 नंबर रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। देखिए रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है एमपी, मध्य प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश। याद रखिए मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के ये सबसे छोटा उद्यान भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये। अच्छा, ये सब भी देख लीजिएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, भी सही, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी क्या था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ है? एमपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? अच्छा, शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगुलुहास। कहाँ है ये पे? अगुलुहास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? इसको इंपॉर्टेंट करेंगे, इसको क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट करेंगे। निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? अच्छा, दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी को। किसको कहा जाता है? कावेरी को। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है।
तो भूकंप, हाँ भूकंप के लिए भी जाना जाता है, ज्वालामुखी ज्वालामुखी के लिए भी जाना जाता है, तूफान तूफान के लिए नहीं जाना जाता है, जंगल की आग इसके लिए भी नहीं जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। तो 1 और 2 किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, ये दोनों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, क्या बोल रहा है, सुमेलित नहीं। अच्छा, तकला मकान, क्या लिखा हुआ है, तकला मकान, ये कहाँ है, चीन में। तो ये भी क्या है, सही है। थार, थार कहाँ पड़ता है, भारत में। थार कहाँ है, देखिए रेगिस्तान, जो उसी को थार रेगिस्तान बोला जाता है भारत में। चलिए, आटाकामा, कहाँ आटाकामा, चिली, ये कहाँ पड़ता है, चिली में, ये भी सही है। अच्छा, गिब्सन जो है क्या लिखा हुआ है, अफ्रीका, तो ये अफ्रीका में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है, यानी कि बेरोजगारी प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो एक ही बेरोजगार में आवश्यकता से अधिक श्रमिक या व्यक्तियों का होना, बिल्कुल ये बेरोजगारी बोल रहा है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रहा है श्रमिकों प्रति यानी कि व्यक्ति की उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर का कार्य, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिकों व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चलिए हम लोग विचार करते हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, तो प्रस्तावित की जाती है, बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा इसका, ये बोला बिल्कुल सही है। अच्छा, 2 नंबर बोल रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित होता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2 दोनों सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।